Students, welcome to Ram Raine biology classes. In our previous session, we have discussed about the respiration, or you can say respiration in human beings. कि जो human respiratory system है वो हमने last time discuss किया था, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि जो lungs हैं, lungs कहाँ पर present होते हैं, ठीक है ना। वो thoracic cavity में present होंगे, और thoracic cavity किस तरह का सेटअप है कि किस तरह से जो हम ब्रीदिंग प्रोसेस कर पा रहे हैं, क्या हम सोच समझ कर सांस लेते हैं। आप सोचिए ज़रा, क्या आपको सांस लेने के लिए सोचना पड़ता है? अगर हम कहें कि हम अपने आप सांस ले रहे हैं, अपने आप छोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद क्या आपको पता है कि सांस लेना है या छोड़ना है? तो वहाँ पर क्या, इसका मतलब कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ब्रीदिंग क्या हुआ? एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो आज बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक होने जा रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त लेक्चर होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज हमें पता लगेगा कि हम सांस किस तरह से ले पाते हैं, कि ऑटोमेटिक जो ऑटोनोमस फिनोमिना है वो किस तरह से ये फिजिकल प्रोसेस हम इनहेलेशन कर पा रहे हैं, एक्सहेलेशन कर पा रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट। इसको कौन कंट्रोल करता है, वो सारा मैकेनिज्म आज हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें और दूसरों को शेयर जरूर करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बात कही कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और थोरेसिक कैविटी आप देख रहे हैं कि पीछे की साइड में डोर्सल साइड, ये हमारी डोर्सल साइड होती है जिधर हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, ये हमारी डोर्सल साइड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी है ये एक क्लोज्ड स्पेस है, ठीक है ना। क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज ए यू कैन से एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। की जो थोरेसिक कैविटी है ये एक एयर टाइट चैम्बर्ड है, जो बनता है किससे? डोर्सली बाय वर्टेब्रल कॉलम। की जो डोर्सल साइड होती है ना, हमारी पीठ होती है, उस साइड में वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो डोर्सल साइड में हमारा वर्टेब्रल कॉलम आ गया। उसके बाद सेकंड वेंट्रली बाय स्टर्नम। वेंट्रली मींस हमारी जो आगे की हमारे मुंह के साइड की जो यहां पर प्रेजेंट होती है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। एंड लेटरली बाय रिब्स, और लेटरल साइड में हमारी जो रिब्स हैं, में जो वर्टेब्रल कॉलम से, कि जैसे सपोज अगर इसकी बात करूं तो यहां से जो रिब है इस रिब में मिलती है, इस तरह से ये जाती है ऐसे, तो ये लेटरल साइड होगी ना हमारी, मींस लेटरल साइड बाय रिब्स एंड लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायग्राम। अब नीचे से हम यहां पे देख पा रहे हैं कि एक डायफ्राम हमने दिखाया हुआ है, तो इसलिए यहां पर ये एक एयर टाइट चैम्बर बन जाता है। क्लियर? अब थोरेसिक कैविटी हमारे पास क्लियर हो गया कि थोरेसिक कैविटी एक तरह का स्पेस है विच इज एयर टाइट, ठीक है ना। जो किससे बना है? कि डोर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम है, वेंट्रल साइड में हमारे पास स्टर्नम है, और लेटरल साइड में हमारे पास रिब्स होती हैं, और लोअर साइड में डायाफ्राम होता है। ये एक एयर टाइट चैम्बर यहां पर बन जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो एनाटॉमिकल सेटअप बना हुआ है लंग्स इन थोरेक्स इन सच ए वे दैट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। की एनाटॉमिकली सेटअप इस तरह से बना है कि जो लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो चेंज थोरेसिक कैविटी में होगा वही चेंज बेटे लंग्स में भी होगा। सपोज हम कैसे इस बात को समझेंगे कि अगर थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, साइमल्टेनियसली इट इज रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज होगा तो लंग्स का साइज भी या वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो अगर इस बात को सोचा जाए कि जब थोरेसिक कैविटी का साइज या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स, और ये लंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो साथ साथ लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एनाटॉमिकल सेटअप है और ये एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि अगर एसेंशियल ये सेटअप बना है तभी हम बच्चों ब्रीदिंग कर पाते हैं, तभी हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि ब्रीदिंग है क्या। ब्रीदिंग दो स्टेज में होती है बच्चों, जैसे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है ना।
जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, द एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड बिटवीन लंग्स एंड द एटमोस्फेयर। कि अगर हम जब इंस्पिरेशन की बात करते हैं, इंस्पिरेशन में क्या है कि इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर अंदर जाती है और एक्सपायरेशन में फाउल एयर में CO2 वाली एयर बाहर आती है। लेकिन एयर अंदर और बाहर मूव कैसे कर रही है कि हम ये देखते हैं कि एयर मूव इनटू एंड आउट, कि जब एयर अंदर जाती है, ठीक है ना, और बाहर आती है, ये डिपेंड करती है ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फेयर। कि ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कि जो हमारे लंग्स का प्रेशर ग्रेडियंट है और बाहर का जो एटमोस्फेयर का प्रेशर ग्रेडियंट है, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। ठीक है ना, कि हम इनहेलेशन कब करेंगे, मींस इंस्पायरेशन कब करते हैं, जब प्रेशर ऑफ लंग्स इज लेस देन द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर, तब हम क्या कर पाते हैं, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन हम कर पाते हैं। क्लियर। लेकिन एक्सपायरेशन कब होगा, इफ प्रेशर ऑफ द लंग्स इज मोर देन द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर, कि जब हमारे लंग्स का प्रेशर एटमोस्फेरिक एयर से ज्यादा होगा तब हम एक्सपायर और यू कैन से एक्सहेलेशन कर सकते हैं, फाउल एयर हम बाहर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाएगा कौन, वो कौन कौन से यू कैन से ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं विच क्रिएट दिस प्रेशर ग्रेडियंट, कि लंग्स में ज्यादा होगा तो कब होगा, लंग्स में कम होगा प्रेशर तो कब होगा। और बेटे यही ब्रीदिंग मैकेनिज्म कहलाता है। हमें सिर्फ इसी बात को समझना है। देखिए जरा कि द प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय, एक तो होती है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल। कौन सी मसल है, इट इज इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल को समझेंगे बच्चों कि जैसे हमारे पास ये एक रिब है, क्या है ये, दिस इज रिब, इसके साथ साथ दूसरी रिब भी जाती है, ठीक है ना, ये दूसरी रिब होगी, मीन्स दीज आर द रिब्स। और इन रिब्स के बीच में क्या होगा, यहां पर मसल प्रेजेंट होगी इस तरह से, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हम प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं कि लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस क्रिएट करता है, करने वाले हमारे पास मसल है वो है इंटरकोस्टल मसल, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन द रिब्स वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम आप देख ही रहे हो बच्चों, इट इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और ये डोम शेप्ड का होता है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, कि हम इनहेलेशन कैसे करेंगे, ये बात समझने वाली है, ठीक है ना। देखिए जरा, जब भी इनहेलेशन की बात आएगी ना बच्चों, तो इनहेलेशन में हम इतनी सी बात याद रखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, सबसे पहले ये बात करेंगे इंस्पायरेशन, और इसको हम इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल है और जो डायाफ्राम है, दे विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रैक्ट। उसके बाद आता है सेकंड, अब जैसे ही इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका क्या चेंज हमारी थोरेसिक कैविटी में आने वाला है, कि जो थोरेसिक, जो हमारी जो रिब्स होती हैं और जो हमारा स्टर्नम होता है, दे गोज अपवर्ड, ठीक है ना, ये अपवर्ड जाएंगे, मीन्स बाहर की तरफ जाएंगे, विच रिजल्ट इन स्टर्नम एंड रिब्स गोज आउटवर्ड और रेज्ड, यू कैन से, वो रेज हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, रेज्ड। इससे क्या होगा, द वॉल्यूम
of thoracic cavity increases dorsoventrally कि ये डोर्सल साइड है और ये हमारी वेंट्रल साइड है, तो जैसे ही आउटवर्ड जाएगी मीन्स ये बाहर की तरफ जाएगा, तो अब जो वॉल्यूम है इस तरह से बढ़ेगा। सिमिलरली डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, और जो डायफ्राम है डाउनवर्ड जाएगा, एंड साइज ऑफ द कैविटी इंक्रीजेज एंटीरियर पोस्टीरियरली। goes downward and thoracic cavity volume increases anterior posteriorly। इसका मतलब ये हमारी एंटीरियर साइड होगी और ये पोस्टीरियर साइड होगी, तो ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, आप यहां साइज कह सकते हैं या वॉल्यूम कह सकते हैं, साइज और वॉल्यूम बोथ आर यू कैन से यूज। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज्ड, which is reflected in lungs, that is volume of lungs also increases and pressure decreases, और जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, विच इज लेस देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। हेंस वी इनहेल एटमॉस्फेरिक एयर, which is called इंस्पायरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो फ्रेश एयर है वो लंग्स में आई है बिकॉज ऑफ द यू कैन से इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी विच इज रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। 20 लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, और ये प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसलिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। सिमिलरली है, इसका बिल्कुल उल्टा चलेंगे अब, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल है और जो डायफ्राम है ये क्या करेंगे? ये अपनी ओरिजिनल शेप में जाएंगे, ठीक है ना। कि अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, और इसको बोल सकते हैं एक्सहेलेशन, कि हम फाउल एयर बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। फाउल एयर को बाहर कैसे निकाल पाते हैं? सेकंड डायग्राम में आप देखते रहिए, उसको भी ऑब्जर्व करते रहिए। सेकंड डायग्राम में कि जो इंटरकोस्टल मसल है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन है और एक्सहेलेशन है, इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि जब हमने पहले देखा कि जो इंटरकोस्टल मसल है और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमने इनहेल किया है। क्यों? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा तो लंग का साइज भी बढ़ेगा, मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और ये प्रेशर जो है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टेड इंटरकोस्टल मसल है और जो डायफ्राम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे, कि जहां पे थे पहले, जिस पोजीशन में थे
कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले वो उसी शेप में जाएंगे, जिसका क्या रिजल्ट होगा, रिब्स एंड स्टर्नम गोज इनवर्ड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो रिब्स है और जो स्टर्नम है ये वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल डिक्रीजेज। एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज इन टर्न रिफ्रैक्टेड इन द लंग्स, जो कि लंग्स में भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लंग का वॉल्यूम कितना है और यहाँ लंग का वॉल्यूम कितना रह गया है, ठीक है ना। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेज एंड द प्रेशर इंक्रीजेज, कि जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ गया और जो रिब्स एंड स्टर्नम है बैकवर्ड गई, अपनी पोजीशन में गई है, नॉर्मल पोजीशन में, तो जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और ये जो प्रेशर है इट इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है यहां पर इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द माउथ, यू कैन से नेज और नेजल चैम्बर, और यू कैन से आवर माउथ। तो दिस इन दिस वे एक्सपायरेशन और एक्सेलेशन विल अकर्स। सो बच्चों, इन दिस वे वी आर एबल टू इनहेल एंड एक्सहेल। तो इसलिए बच्चों जो हमारी वेंटिलेशन की प्रोसेस है ये एक सेल्फ ऑटोनोमस है, ठीक है ना। इट इज यू कैन से अंडर द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। हमारे ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है मेडुला रीजन के अंदर, जिसको हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है ना। मेडुला में ये प्रेजेंट होता है जो इसको रेगुलेट करता है, मीन्स ये इसको कम या ज़्यादा करता रहता है। अगर हम नॉर्मली बात करें एक अडल्ट मैन की जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना होता है, दैट इज 15 से 18, ठीक है ना, 15 से 18 यू कैन से ब्रीथ्स पर मिनट होता है। लेकिन जब विग्रस एक्सरसाइज करेंगे, विग्रस एक्सरसाइज मीन्स बहुत जोर से हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब ये हो जाता है 20 से 25 ब्रीथ पर मिनट। ये एक नॉर्मल अडल्ट मैन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कुछ और ग्रुप्स की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि हमारे पास कुछ और भी ग्रुप्स बने हैं, उसमें किस तरह से चेंज आता है, ठीक है ना, वो भी जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। कि अगर हम 0 से 12 मंथ के बच्चे की बात करते हैं, 0 से 12 मंथ का बच्चा है, कि अभी बच्चा 0 मंथ का है, तो उसके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होगा वो 30 to 60, 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट होगा, ठीक है ना। मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर बेटे ज्यादा ही ज्यादा ग्रोथ होती है उस टाइम में, इसलिए वहां पर ये होता है। उसके बाद आता है 1 से लेके 3 इयर्स का बच्चा, कि जब बच्चा 1 से 3 साल का हो जाता है तो उसके अंदर 24 से लेके 40 ब्रीथ्स हो जाती हैं, ब्रीथ पर मिनट। 24 से 40 डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेरिजन टू जो छोटा बच्चा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास 4 से 5 साल का बच्चा, 4 से 5 इयर्स। तो इस साल के इसका जो बच्चा होता है इसमें 22 से लेके 34 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से यहां पर होती हैं। और जब बच्चा 6 से 12 इयर्स का हो जाता है, 6 से 12 इयर्स का हो जाता है, तो यहां पर जो ब्रीदिंग रेट है वो 18 से 20 के बीच में आ जाता है, 18 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट। और आगे जब अडल्ट हो जाता है, अडल्ट में 15 से 18 ब्रीथ पर मिनट, और जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तब ये 20 से 25 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से हो जाता है। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।